हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो अभी हम अवेलेबल है सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे येलो बुक का ऑनलाइन सोल्यूशन ऑप्टिकल आइसोमर के लिए। तो अभी हम बात करें येलो बुक की। फ्यूचर में हम ऑर्गेनिक और रेड बुक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रीन बुक के भी सोल्यूशन को कंटिन्यूस करेंगे। तो अभी हमारा काम एम्फेसाइज हो रहा है अबाउट द येलो बुक। तो हम आइसोमर पे अवेलेबल थे। आइए आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर कायल सेंटर के बारे में। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से अवेलेबल है। क्वेश्चन बहुत तमीज से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कायरल सेंटर इन द ओपन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज एंड साइक्लिक फ्रक्टोज में क्या ऑप्शन होगा। तो चेक करते हैं क्या ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है। यहाँ पर 3 कार सेंटर है, क्योंकि आपको बता दूं कार सेंटर होने के लिए चारों रास्ते अलग अलग होने चाहिए। अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और दिस वन ये काउंट मत करना, दोनों सेम आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 कार सेंटर अवेलेबल है। तो बोल सकता हूँ पहले में 3, अगले में 4। दैट्स व्हाई योर आंसर इज बॉम्बे अबाउट दिस। तो कुल मिला के आपके पास यहाँ पर 3 कार सेंटर है, यहाँ पे 4 कार सेंटर, कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा गया नंबर ऑफ कार कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स वाई जेड। आपको बता दूं कार सेंटर के लिए आपको समझाएगा तो स्पेशली चारों रास्ते अलग अलग होने चाहिए। देखिए एक्स ऑप्शन में ये sp3 तो हो रहा है, पर यहाँ पे ये दोनों रास्ते सेम आ रहे, तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक रास्ता H एक Br। बच्चा आर्गुमेंट करता सर दोनों CH2 सेम है, पर बेटा पहली वैलेंसी सेम, अगले पे जा, अगले में CH आ रहा है और अगले में यहाँ पे CH2 आ रहा है। दैट्स डिफरेंट, दैट्स वाई ये कार सेंटर। और जैसा ये है वैसा ये भी होना ही है, तो पक्का 2 कार सेंटर। इससे अगले में ये sp2 इसको काउंट मत करना, पर बेटा ये तो काउंट करोगे। इधर जाने पर CH, उधर जाने पर CH2, तो जिसके 4 रास्ते अलग अलग हों उसको बोलते हैं हमें कार सेंटर। तो आपका आंसर ये आएगा, यानी पहले का 0, अगले का 2, उससे अगले का 1, यानी आपका आंसर यहाँ पे आगरा आना चाहिए। अगला ऑप्शन सेम पैटर्न पे नंबर ऑफ कार सेंटर प्रेजेंट कंपाउंड पूछा। तो बिकॉज ये आपका कार सेंटर दिख रहा है क्योंकि CH दिख रहा है, ये आपका कार सेंटर CH दिख रहा है, ये भी आपका कार सेंटर बिकॉज एक मिथाइल और एक इथाइल। कुल मिला के रास्ते अलग अलग हैं। आपका आंसर यहाँ पे 3 आना चाहिए। अगला एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ कायल कार्बन एटम इन द फॉलोइंग। तो बेटा कायल कार्बन होने के लिए आपको क्या देखना है, या तो CH देखना है या C देखना है इन दिस फॉलोइंग कंपाउंड अबाउट द कोलेस्ट्रॉल। या क्या होगा भैया, ये आपका एक कार सेंटर दिख रहा है, यहाँ पे ये कार सेंटर, जहां भी CH या C नजर आ रहे हैं मैं उसको एक कार सेंटर समझ रहा हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका आंसर यहाँ पर ये आना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा डाउट आएगा, आपको जरूर बताना चाहूंगा कि सर ये क्यों नहीं काउंट किया, ये भी तो CH पर बेटा दोनों मिथाइल सेम है, नहीं चलेगा। ये काउंट क्यों नहीं किया, तो बेटा ये आपका sp2 ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सिखाया गया था कार सेंटर होने के लिए सिस्टम का sp3 होना जरूरी है। तो दैट्स व्हाई योर आंसर इज 8। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर एंड स्यूडो कार सेंटर इन द प्रेजेंट। क्या पूछा है? स्टीरियो सेंटर क्या आपको बता दूं, एक कार सेंटर इज इक्वल टू एक स्टीरियो सेंटर। एक पाई बॉन्ड और रिंग का मतलब सिस्टम के पास होते हैं 2 स्टीरियो सेंटर। अब हम इस फंडे को यूज करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कार सेंटर नजर आ रहा है, ये कार सेंटर नजर आ रहा है, ये कार सेंटर नजर आ रहा है, और यहाँ पे और कुछ भी नहीं, बिकॉज sp3 होना चाहिए। याद करो, ये सब सिस्टम काउंट नहीं करना बिकॉज ये sp2 है। टोटल मिला के 1 2 3, इसमें 3 कार सेंटर हैं, और उसी को शिव सेंटर भी बोलेंगे बिकॉज रूल यही चलेगा। और साथ में यहाँ पे पीओस गुजर रही है बिकॉज को स्यूडो कार सेंटर, आप मिथाइल इथाइल को ऐसे रखते हुए पीओस चीर के रख सकते हो, तो ये आपका स्यूडो कार सेंटर। तो पूछा था स्टीरियो सेंटर 3 आना चाहिए, ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्योंकि दूर दूर तक देयर इज नो अदर ऑप्शन। एंड स्यूडोकासी सेंटर दैट्स अगेन 1, कि जिसमें से पीओस गुजर जाए, जिसके कारण एक तरफ आर हो एक तरफ आर एस हो, उसके कारण हम उसे कार सेंटर माने, तो हम उसे बोलते हैं स्यूडो कार्डल सेंटर। दैट्स व्हाई योर आंसर इज 3 स्यूडोकास स्टीरियो सेंटर एंड 1 स्यूडोकास सेंटर। और प्लीज बी श्योर अबाउट दिस दैट देयर विल बी द ethyl group that will be converted into a vertical plane of symmetry like this। इथाइल इज लाइक दिस, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करते हुए चीर के रख दीजिए। अगला ऑप्शन आपके सामने है इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन की बात करना चाह रहे हो। तो चेक करिए इस एग्जांपल में, यहाँ पे कार सेंटर, ये भी है कार सेंटर, ये भी है कार सेंटर, यहाँ भी है बेटा, यहाँ पे 5 कार सेंटर है। कायरल कार्बन पूछा तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार सेंटर दिख रहे हैं, ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे 5 कार सेंटर है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 कार सेंटर है।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी स्यूडो कार सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाया गया था, स्यूडो कार सेंटर होने के लिए सिस्टम में से क्या गुजरना नहीं चाहिए, पीओस गुजर। तो ये आपका स्यूडो कार सेंटर, यहाँ से पीओस गुजर रही है। ये आपका स्यूडो कार सेंटर, यहाँ से पीओस गुजर रही है। ये भी आपका स्यूडो कार सेंटर, बिकॉज यहाँ से पीओस गुजर रही है। हर ऐसा कार्बन जिससे पीओस गुजर जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कार सेंटर। देख सकते तीनों का आंसर 111 आना चाहिए, दैट इज द चॉइस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस कायरल कार्बन। देखो ध्यान से, इसके लिए दोनों रास्ते सेम है, इसे अलाउ नहीं करूंगा। इसके लिए दोनों रास्ते सेम है, इसे अलाउ नहीं करूंगा। इसके लिए भी मेटा है तो उसके लिए भी मेटा अलाउ नहीं करूंगा। इसके लिए संभल के ब्रोमीन है तो उधर वाले के लिए क्लोरीन है और एक OH। दैट्स व्हाई दिस इज कार सेंटर। आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। साइज वाइज पे मत जाना बेवकूफ बनाने के लिए, कंसेप्ट बहुत छोटा होगा। अगला, नंबर ऑफ कार सेंटर प्रेजेंट इन 3,4 डाइक्लोरो 2 पेंटेनॉल। तो क्या है पेंटेनॉल, तो भैया पहले बना लो 2 पेंटेनॉल। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। फिर 3 4 डाइक्लोरो, तो ये भी डाइक्लोरो, ये भी वाला क्लोरो हो गया। इस सिचुएशन के हिसाब से बताओ कितने कार सेंटर पूछा हुआ है। तो ये भी एक सेंटर है, ये भी एक सेंटर और ये भी एक सेंटर। आपका आंसर 3 आना चाहिए, सिंपल। अगला पूछा है, the following C3 is not a chiral center. C3 is not a chiral center. That's a very very important point for us. देखिए, यहाँ जाने पे ये ऑप्शन कहला सकता था chiral center, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको नंबरिंग दोगे तो इससे 1 2 3 1 2 3 आना चाहिए था। एस ये आ रहेगा क्योंकि फोर्थ वर्टिकल लाइन पर है। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर पर, ये एस आएगा। तो बेटा एस आर होने से वो कार सेंटर कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ रहेगा, यहाँ पर सॉरी उल्टा बोल दिया यहाँ पे। तो हमने बोला था यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 1 4 1 2 3 आना चाहिए था एस, ये आर आ रहा है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 1 2 3 आना चाहिए था इधर, पर इधर आ रहा है तो ये एस हो गया। अब मैंने इसका मिरर इमेज बना लिया तो आर वाला एस हो गया, एस वाला आर। तो बेटा इसके लिए एक एस और एक आर और एक एच और एक OH अलग अलग हो जाएंगे। इसका ना 1 2 3 ये तो दिख ही रहा है, यहाँ तो वैसे दिख रहा है कि एक OH और एक सेल तो अलग अलग काउंट होगा। अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट हुआ देखिएगा, इस समय अगर हम इसको जज करें तो ये आपका 1 2 3 4 ये आपका आर कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्टिवली सही है। और लिटरली ये भी आर ही आ रहा है कि ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 1 2 3 आना चाहिए था, ऐसे आ रहेगा। अब लकीली दोनों आर होने से ये कार सेंटर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई बोला C3 इज नॉट ए कार सेंटर। दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली। बिकॉज आप सोच सकते हो कि अगर एक OH एक H इधर का रास्ता भी आर और इधर का रास्ता भी आर हो तो फिर वो चाह के भी कार सेंटर के रूप में यूज नहीं हो सकता। अगला पूछा हाउ मेनी कार सेंटर आर प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एक दवाई है जो कि केमिस्ट्री लाइफ में फ्यूचर में कभी आएगी क्वेश्चन पुट करने के लिए। तो अभी देखो इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कार सेंटर ये आ रहा है, कार सेंटर ये आ रहा है, कार सेंटर ये आ रहा है, कार सेंटर ये आ रहा है। और कुछ आ रहा है क्या? यस, ये भी तो दिखेगा क्योंकि ये रास्ते अलग अलग है। तो देख सकते 1 2 3 4 5। आपका आंसर 5 आना चाहिए। बाकी क्यों नहीं काउंट किया? बाकी sp2 किसी काम का नहीं है। अगले सेकंड मोड पे चलते हैं जिसका थीम है RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन का पहला ऑप्शन दिया गया है करेक्ट स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड के कारण EZ हो सकता है, तो दोनों हायर सेम साइड Z फॉर्म कहलाएगा। और यहाँ पे कार सेंटर होने पे आप इसे 1 लिखोगे, कार्बन को 2 लिखोगे, इसको 3, इसको 4 1 2 3 ये आपका S कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। ये जो 1 2 3 4 या नंबरिंग आपने करी है ये तो करिए CIP नंबरिंग। अब हमको करनी है IUPAC नंबरिंग। IUPAC में याद करो NH2 जो मेन फंक्शन, तो हम इसको फिर से 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। वो 6 कार्बन की एक चेन कहलाएगी, तो आंसर दिया जाएगा। तो चूंकि 1 पर क्या है बेटा, 1 पर S कॉन्फ़िगरेशन है और 4 पर Z कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1S 4Z। आई थिंक आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। मतलब IUPAC भी पूछ ली, GI भी पूछ लिया, ऑप्टिकल भी पूछ लिया। इसको कहते हैं एक तीर से 3 निशान है। समझ में आ गई? कहीं तो बंदा फंसेगा। अगला पूछा करेक्ट फिशर पोजीशन फॉर्मूला ऑफ द न्यूमैन पोजीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। इसी का करेक्ट फिशर पोजीशन की बात करो तो भैया याद करो, ये आपका फिनाइल वाला पार्ट ऊपर की ओर दिख रहा है आपको, फिनाइल वाला पार्ट ऊपर की ओर दिख रहा है सारे एग्जाम्पलों में। इसको देख के समझ में आता है कि आपका फ्रंट कार्बन को ठल्ले ठल्ले, क्योंकि H दे रखा है,
तो हम क्यों ना एक काम करते हो, इस साइड में भी एच ही दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं, इस एच को यहाँ लाते हैं, यहाँ सी एच को लाते हैं, यहाँ मिथाइल को लाते हैं टेक्निकली, यानी यहाँ पर एच, यहाँ पर पी एच, यहाँ पर ओ एच आएगा। और बैक कार्बन के लिए बेटा यहाँ पर एच आएगा, जब एच यहाँ आएगा तो यहाँ कौन आ जाएगा, बैक कार्बन की, तो ये सी ओ एच और ये मिथाइल तो बैक कार्बन के, सॉरी बैक कार्बन पे अवेलेबल, तो सी ओ एच आपका यहाँ आ जाना चाहिए, और यहाँ पे कौन आना चाहिए, यहाँ पे आपका मिथाइल आ जाना चाहिए। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में रखना चाहते हो तो बताओ फ्रंट कार्बन पे कौन अवेलेबल है, फ्रंट कार्बन पे यहाँ पे एच अवेलेबल है, यहाँ ओ एच अवेलेबल है, यहाँ पी एच अवेलेबल है। इसी तरह से इस ऑप्शन के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, तो देखो बेटा यहाँ पर अवेलेबल है मिथाइल यानी CH3, यहाँ अवेलेबल है COH और यहाँ अवेलेबल है H। दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। करेक्ट फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ द न्यूमैन पोजीशन का मतलब होता है कि जो डायग्राम तुम्हें दिए रखा है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे तुमको डायग्राम चाहिए, चूंकि यहाँ पे साफ लिखा है HH हर केस में वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, तो आपने उसे वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हुए पूरा गेम खेला। एक्चुअली ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको ठल्ले ठल्ले कंसेप्ट याद है या नहीं है। सेम पैटर्न पे आपसे पूछा बताओ इज द एस कॉन्फिगरेशन, तो अपन को आर एस का CIP रूल पता होना चाहिए। ब्रोमीन को 1 लिखा, NH2 को 2, इसको 3, इसको 4, 1 2 3 आना चाहिए था, आर पर ये एस आ रहा है बिकॉज आपने 4th पोजिशन पे वेज कर रखी है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, आपका 4, 1 2 3 आपका आर कॉन्फिगरेशन है। ये आपका वेजडेश होने से ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 ये आपका एस कॉन्फिगरेशन है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, आपका 4, ये वर्टिकल लाइन पे अवेलेबल है 1 2 3 ये आपका आर कॉन्फिगरेशन है। टेक्निकली आपसे पूछा गया था इसमें एस कॉन्फिगरेशन कहाँ पर आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 इधर से इधर आ रहा है, तो बेटा ये आर का एस आ रहा है, यानी ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा। तो फिर इस हिसाब से तो आंसर ए और सी आना चाहिए। या 1 2 3 4 1 2 3 आना चाहिए था। अच्छा मैंने यहाँ पे सॉरी आई मेड ए मिस्टेक, आई मेड ए मिस्टेक, अरे यार सब साफ हो गया क्या, सॉरी। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर। देखो एक जल्दबाजी में एक भी गलती की तो लपेटे में आ जाओगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 आपका आर ही आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 ये आना चाहिए था एस पर, ये आर आ रहा है। नहीं, यहाँ पे आप गलती क्या कर रहे हो पता है, आपको गलती वही जो मैं अभी करना चाहता। आप पहले चेक करो कि आपको यहाँ पे पंगा क्या मिल रहा है। बेटा 4th डॉटेड पर ही है। सबसे पहले पता है क्या प्रॉब्लम है, 4th पे ध्यान दो कि 4th किधर है। अगर 4th वेज लाइन पर है ना तो पंगा, अगर डॉटेड पे तो पंगा मत लो। 1 2 3 ऐसी है, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 ये आपका आर है। चूंकि उसने एस पूछा है आपका आंसर सी आना चाहिए। है आसान, बट क्या 4th का रूल गोल्डन रूल पे पंगा हो जाता है, क्योंकि गोल्डन रूल बहुत हावी होता है। गोल्डन रूल केवल वेज पे लगता है, ध्यान रखिएगा। डेसिक पे नॉर्मल रूल लगाओ, कहीं कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अगला पूछा आपसे रिप्रेजेंटेशन सेम कॉन्फिगरेशन, तो अपन जरा नंबरिंग कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा बेईमानी नहीं करना चाहता, अपन पहले वेस्टेज बना लो। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन के तंटे हमेशा खत्म हो जाते हैं, बिकॉज हमको पता होना चाहिए कब चेंज करना है कब नहीं करना है। क्योंकि नहीं वो तो हल्का सा गलती करी ना तो माइनस मिल जाएगा। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर पर, ये एस आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये तो आर आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 ये पकादा एस ही आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 आपका आर आ रहा है। रूल्स के हिसाब से सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, तो या तो फर्स्ट 3rd ढूंढ लो या सेकंड 4 ढूंढ लो। तो फर्स्ट 4 शायद आगे आंसर आ रहा है, या सेकंड 4, एक बार चेक पे पंगा न ले लो। 1 2 3 यस आर कॉन्फ़िगरेशन ही आ रहा है। तो भैया आपके पास भी यहाँ पे ऑप्शन बढ़ जाएंगे। फर्स्ट 4 तो आएगा ही आएगा, सेकंड और थर्ड भी आ रहा है। नहीं, रुको 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 रुको, हमारा कॉम्बिनेशन गलती कर रहे हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन आ रहा है फर्स्ट 3rd और सेकेंड 4, तो ये तो नहीं आ सकता। फर्स्ट 4 है, फर्स्ट 3rd, क्योंकि देखो ध्यान से एरो मैंने यहाँ 3rd पे रोका है, तो भैया फिर आपके पास सी ऑप्शन ही आना चाहिए।
मतलब आंसर 2 मैच में हो सकते हैं, संभल के हैंडल करिएगा, फंसने की क्वेश्चन मत करिएगा। अगला एग्जाम्पल है एज आइबुप्रोफेन। अगर आपने सुन रखा होगा तो पेनी लिविंग के नाम पे जब भी बुखार आता है तो जनरली मार्केट में अवेलेबल होता है अबाउट द आइबुप्रोफेन के नाम से। ठीक है, ये आइबुप्रोफेन का छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि आप यूज कर सकते हो इस कहानी को। डायग्राम जरूर वैसे याद करना जरूरी नहीं, पर बता ही देता हूँ, जितनी थी कहानी करी रखी है। देखो एच सी एच पता है, एच पता है, सी एच सी पता है। अब बस आपको जो एक कार्बन आपका बचा है, इस कार्बन पे पहले बेंजीन समझना है, इतना कर पाओगे, बस हो गया। वो बेंजीन के बाद हाइपर मत होना, बेंजीन के बाद आपने यहाँ पे जोड़ दिया आइसोब्यूटाइल, हो गया डेक्स आइबुप्रोफेन। सी ओ एच एच ओ सी सी ओ एच एच ओ सी कर लिया, बेंजीन के बाद आइसोप्रोपाइल जो आइसोब्यूटाइल जोड़ दिया। नाउ दिस इज योर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। पहले रूल को इंटरचेंज कीजिए ताकि 1 इधर आ जाए, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर आ रहा है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर आर, क्योंकि गोल्डन रूल लगा रहे हो। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 ये आपका एस कॉन्फिगरेशन है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 ये आपका आर कॉन्फिगरेशन है। चूंकि उसने एस पूछा था तो शायद सी आंसर ही आना चाहिए। दैट्स द आइबुप्रोफेन। देखो पेन किलर है ना, पर सोचो इस डायग्राम को देख देख के पेन चालू हो गया होगा दिमाग में कि इतना बड़ा डायग्राम कौन याद करेगा, आप और कौन, मेरी और मत देखो भैया। अगला ऑप्शन यहाँ पर CH3 C2H5 लिखा तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा, यानी 3 ऑल और 2 ब्रोमो तो आना ही चाहिए। ठीक है, बट द प्रॉब्लम विल बी, हमको इसका RS भी निकालना है। तो आप इसकी नंबरिंग अलग से भी करोगे, यानी इसको 1 लिखोगे, इसको 2 लिखोगे, इसको 3, इसको 4, ये आपका वेज है, ये आपका डैश है, 1 2 3 आना चाहिए था आर पर, ये ऐसा आएगा। वैसे यहाँ पर वेज और यहाँ पर डैश करोगे तो ये आपका 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 और ये वाला 4 है। टेक्निकली 1 2 3 आपके पास आना क्या चाहिए था आर पर, ये ऐसा आएगा। यानी कुल मिला के दोनों का कॉन्फ्यूजन ऐसे से आना चाहिए, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, यही ऑप्शन बचा, तुक्का भी लगाते सेट हो जाता। अगला पूछा आपसे फुल नेम ऑफ द कंपाउंड सेम पैटर्न के ऊपर, पर अब की बार यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज कर दिया, टेंशन मतलब आपको पता है ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका वेज लाइन है, याद करो 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर आएगा। वैसे ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था एस पर, ये आर आएगा। टेक्निकली शायद वो आर की बात करना चाह रहा है, और रूल के हिसाब से नंबरिंग ऊपर से ही होगी, बिकॉज ये तो गई CIP नंबरिंग। अब आपको पता है कि 1 2 3 4 5 हम इससे गेम खेलेंगे। दैट्स व्हाई योर आंसर इज RR, तो हमने इसको RR के नाम से रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन नंबर 8, RS कॉन्फ़िगरेशन पे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, पर मेरे दिमाग में फिट है। आपको ऑप्टिकल येलो बुक में आपको लग जाए कि यहाँ पे मैंने बहुत जगह पे नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, नए नए थॉट रखी है, नई नई सोच रखी है, तो जनरली पेपर में या बुक में अदर बुक्स में आपको नहीं मिलेंगी। ये बताने के लिए कि हम अलग अलग तरीकों से एक ही क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं। जैसे लेट्स से ऑल्सो यूनिक ऑप्शन, ऑक्सीजन को 1 माना, CF3 को 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना, 1 2 3 पक्का आर नजर आ रहा है। यहाँ नाइट्रोजन है तो पहले नाइट्रोजन आप सोचो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, पर कार्बन के पास सल्फर और यहाँ ऑक्सीजन, तो एक्स वाई इसको 2 लिखूंगा, इसको 3 लिखूंगा, इसको 4 लिखूंगा। 1 2 3 आना था एस पर, ही आर आएगा, क्योंकि हम गोल्डन रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगले पैटर्न के ऊपर यहाँ पे ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3। अब सोचो कार्बन कार्बन बराबर, कार्बन कार्बन यहाँ भी बराबर, पर इसके पास ऑक्सीजन, उसके पास कार्बन, पक्का ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। नाउ वी हैव टू कंसीडर 1 2 3, तो ये भी आर आएगा। लकीली तीनों का क्या ऑप्शन आ रहा है बेटा, RR, तो बस आपका आंसर आगरा आना चाहिए। अगला छोटा डायग्राम पूछा उसने, इसको भी यार पूछा, इसको भी यार पूछा, हमको नहीं पता कौन सा RR है, तो भैया पहले तमीज से हैंडल कर लो ताकि अप्रोच करना हमारे लिए आसान हो जाए। C2H5 CH CH3 CH3 CH2, तो पहली बात तो ये कि IUPAC के हिसाब से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 होना चाहिए, मेरा नंबरिंग नीचे से ध्यान रखनी। अब जो नहीं आप इसी को आप चाहो तो इसको चेक कर लो, किसी भी एक को चेक कर लो, उससे क्या होगा, हमारी बेसिक अप्रोच ही हो जाएगी। कैसे, अभी चेक कर लेते हैं।
बता एच टी में पक्का ये होगा 4, ये होगा 3। अब सोचो ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, पर यहाँ कार्बन के बाद एक एच एच है, वहाँ कार्बन के बाद कार्बन है, तो भैया पक्का ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2 होना चाहिए। 4 को 1 नेग्लेक्ट करते 1 2 3 क्या आना चाहिए था, आना चाहिए था एस, पर पक्का ये आ रहा है, यानी एच टी इधर ही होना चाहिए, एच इधर ही होना चाहिए, तो टी एच इधर ही होना चाहिए इसके साथ, यानी ये गड़बड़ ये गड़बड़, मतलब आपका आंसर ए और बी में से कोई आएगा। ऊपर चेक कर लेते हैं कैसे, ऐसे बताओ किसको 1 लिखने का, तो मुझे पता 4 तो इसको लिखने का, ये मिथाइल ये इथाइल, यहाँ कार्बन का पूरा जखीरा, तो भैया नीचे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ईमानदारी बोलती है 1 2 3, पर चूंकि फोर्थ ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे अवेलेबल है, ये भी एस का आंसर आर के रूप में आना चाहिए। उल्टा बोल दिया मैंने, आर का आंसर एस के रूप में आना चाहिए, बिकॉज 1 2 3 तो आर होता है ना, उसको एस बना दिया। अब चूंकि मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, तो क्या करूंगा 1 इंटरचेंज, मतलब ये एच और मिथाइल को बस मैं पलटी मार दूंगा, तो पक्का ये आर आर आ जाएगा, और दैट इज द चॉइस, ये आपका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है। अगला नंबर 10th आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, यूपीएससी नेम पूछा गया, यहाँ पे सीओ चाहिए, यहाँ पे सीओ चाहिए, यहाँ एमाइड और यहाँ पे एमीन है, तो भैया रूल के हिसाब से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 आना चाहिए। ये आपका अमीनो और ये आपका एमाइड या कार्बोमोल के नाम से जाना जाएगा। अब रूल है, हम इसको सीआईपी नंबरिंग में रूल कैसे दें, बेटा ये आपका 1 है, ये आपका संभल के कार्बन के बाद ऑप्शन ज़्यादा है 2 है, ये आपका 3 और ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर, पर ये एस कॉन्फिगरेशन के नाम पे आ रहा है। इस तरीके से देखो, यहाँ भी सी हो, यहाँ भी सी हो, पर यहाँ 1 पे ऑक्सीजन है, 1 नाइट्रोजन, तो ये आपका 2 हो गया, ये कार्बन कार्बन है, तो ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। 1 2 3 क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, पर आर आ रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2 का आंसर आर आना चाहिए, और 3 वाले का आंसर 1 2 1 2 3 4 1 2 3 आना चाहिए था एस की जगह आर कॉम्बिनेशन, या तो ये वाला तो एस, क्योंकि एस ऑप्शन है, तो मैं ही गलती क्या हो रही है, ये वाला 2s आना चाहिए और ये वाला 3r आना चाहिए, तो बस ढूंढो कहाँ पर 2s 3r आ रहा है। अब 2s 3r भी दो जगह आ रहा है, तो आगे बढ़ो, क्या 3 अमीनो लिखो 2 कार्बोमोल या 2 अमीनो 3 कार्बोमोल, तो आपको पता है यूपीएससी के हिसाब से क्या हो, यहाँ पे 2 अमीनो, तो 3 नहीं आ सकता, आपका आंसर केवल बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल होगा, बिकॉज हम कह सकते हैं 2 अमीनो 3 कार्बोमोल ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगला पूछा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार सेंटर इन द गिवन कंपाउंड, बेटा यहाँ क्लोरीन और यहाँ ब्रोमीन दे रखा, रूल के हिसाब से ब्रोमीन को पहले प्रेफरेंस मिलती है क्लोरीन से, तो भैया आपकी नंबरिंग नीचे से चालू हुई 1 2 3 4। अब एक बार आपने यहाँ से शुरू कर दी, तो बस अब तो आपको काम करना क्या है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, 1 2 3 आना चाहिए था एस, पर ये आर के रूप में यूज होगा। वैसे यहाँ भी बात कर ले, ये आपका 1 ये आपका 2 ये आपका 3 ये आपका 4, 1 2 3 आना चाहिए था आर, पर ये एस के रूप में रिप्रेजेंट होगा, और चूंकि नंबरिंग हमेशा नीचे से चालू होगी, बिकॉज ब्रोमीन को प्रेफरेंस पहले देते हैं, यानी पहले 2r फिर 3s 2r 3s, यानी ये रहा 2r 3s, दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो 1 बाय 1 चलोगे, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगला ऑप्शन के सामने ये अवेलेबल है अबाउट द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन के बारे में, तो बेटा समझो NH2 को 1 लिखोगे, COH और यहाँ कार्बन पर N है और वहाँ कार्बन पे ऑक्सीजन, तो पक्का ये 2 हो जाएगा, 3 और ये 4, 1 2 3, ये आपका क्या कहलाएगा आर कॉन्फिगरेशन। अब अगले की बात कर लेते हैं। अगले में यहाँ पे NH2 को N को 1 मानोगे, फिर COH को 2 मानोगे, फिर इसको 3 मानोगे, फिर इसको 4 मानोगे, 1 2 3 क्या आना चाहिए था भैया, 1 2 3 का मतलब होना चाहिए था एस कॉन्फिगरेशन, एस की जगह आपको क्या ऑप्शन मिलेगा आर, यानी यहाँ भी एस की जगह आर, दोनों का आर आर होना जरूरी है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डीपीपी पार्ट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कार्सेंटे का बात कर लिया, कार्सेंटे के बाद में हमने यहाँ पे आपसे बात कर ली अबाउट द आर एस कॉन्फिगरेशन। थर्ड मोड पे चलते जिसको बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट। सिंपल सा फंडा, बहुत ही हटकर पूछने लायक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछा गया है, कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस सिमेट्री। तो अब ध्यान से देखो, इस कहानी में प्लेन तो आ जाएगा, पर सिस होने से सीओस नहीं आ सकता, यहाँ पे पीओस तो आ जाएगा पर सीओस नहीं आ सकता।
इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखो, जैसा वेज वैसा देश, तो सीओएस भी आ रहा है। पीओएस ऐसे चीर के रख दो तो भैया जैसे जैसे चीर के रखोगे बराबर, तो पीओएस भी आ रहा है। और ध्यान से देखो यहाँ पर एओएस भी है, C2 के एलोन, कौन सा, C2 डायगोनल के एलोन। इस एक्सिस के एलोन इसको घुमा के देखो, वेज का डैश और डैश का वेज आएगा। मतलब आप इसको ऐसे पलट दो तो आंसर आ जाएगा। तो वो क्या चाहता है, जिसमें प्लेनो सिमेट्री भी हो, सेंट्रल सिमेट्री भी हो, एक्सिस सिमेट्री भी हो, उसको जिता दो। ऑप्शन नंबर सी में पंगा ये हो गया कि दोनों सीएल सेम साइड है, जब दोनों सीएल सेम साइड है तो भैया सेंट्रल सिमेट्री हो ही नहीं सकती, पहली कहानी खत्म। यहाँ पे देखो दोनों सीएल सेंटर पे अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पीएचबी अपोजिट डायरेक्शन में, तो भैया इस सिचुएशन को देख के आप यहाँ पे जज कर पाओगे कि सर यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे पीओएस आ रही है क्या, नहीं पीओएस तो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही पीओएस भैया, उसका रीजन है कि अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो सामने पीएच है तो ऊपर एच आ रहा है। सीओएस फिलहाल सीओ जरूर आ रही है, बट पता है कि इसमें एओएस तो किसी भी हाल में नजर नहीं आ रही, तो टेक्निकली बॉम्बे ऐसा ऑप्शन जिसके लिए सब कुछ एप्लीकेबल हो रहा है। अगला सिंपल सा पूछा आपसे, गिवन कंपाउंड डायग्राम तुम्हारे सामने अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन इशू। ये आपका CLCL है। अब क्या पूछा इस कहानी के अंदर, तो जा चेक करो क्या आप पंगा ले सकते हो, क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है, नहीं बेटा नहीं काट सकते, क्योंकि आप ऐसे काटोगे तो यहाँ CL यहाँ NH आ जाएगा, अगर आप ऐसे काटोगे तो यहाँ CO यहाँ पर NH आ जाएगा, तो भैया प्लेनो सिमेट्री इसमें नहीं है। सेंट्रो सिमेट्री हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज कॉन्फ्लेक्शन, इसमें कभी भी सेंट्रो सिमेट्री नहीं हो सकती। एक्सिस सिमेट्री यस, जरा ध्यान से देखो, C2Z अपने डायग्राम को C2Z से घुमा के देखो, देखो शायद सुपर इम्पोज हो रहा है। अच्छा रुको 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 रुको, मैंने कुछ मिस्टेक करी, रुको 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 रुको। यहाँ पर एक CL अप एक डाउन है, रुक जाओ पंगा लिया है, डायग्राम को ढंग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर CL अप है और एक CL डाउन है। थांबा 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 थांबा, ये समझो फिर तो प्लेनोसिमेट्री तो नहीं हो सकती, फिर सेंट्रोसिमेट्री तो हो रही है, सेंट्रोसिमेट्री हो रही है। एन के सामने एन, कार्बन के सामने कार्बन, CL के सामने CL, वेज के सामने वेज, देश के सामने देश। पक्का सिस्टम में कहा सेंटर तो दिख रहा है, यही दिख रहा है यार, ये तो ऐसा CO आ रहा है, इधर NH आ रहा है, एक CL डाउन, तो एक CL आपको क्या को पता है ना, ये डाउन लाइन पे होता है तो वेज लाइन पे होता है। अगला आपसे पूछा गया तो कंपाउंड डू नॉट पजेस C2, किसमें C2 नहीं है, आपसे वो क्वेश्चन पुट करने को बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको पलट दो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों ट्रिटियो में, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जब घुमाओगे मॉलिक्यूल को तो पलटने पर हुएगा, बिकॉज जो नीचे था वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर था वो नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं हिला सकते, बिकॉज इसको आप घुमाओगे तो जो दोनों मिथाइल ऊपर की ओर अवेलेबल थे वो मिथाइल घूम के नीचे चले जाएंगे, दैट्स नॉट अलाउड, इसमें C2 नहीं ला सकते। जो दो मिथाइल ऊपर थे ना, घुमाने पर वो चोरी करते नीचे आ गए तो पकड़ में आ जाएंगे ना। और जहाँ भी दो CL सेम है वहां जरूर चोरी कर सकते, बिकॉज घूम के वो इधर और घूम के इधर आ जाएगा, बिकॉज किसी को घुमाने पर वो ऐसे पलट सकता है, याद करो। और उसके दोनों ग्रुप सेम होना बहुत जरूरी है, अगर ग्रुप अलग आगे पीछे हैं तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइसोमर ऑफ गेमेक्सिन, जिसके अंदर क्या अवेलेबल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, शायद इसमें करेक्शन हो सकता है, बात चेक करना पड़ेगा। गेमेक्सिन का वो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सेंटर सिमेट्री बराबर रूप से आ रही है, बिकॉज सिस्टम में COS अवेलेबल है। एक ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वेज, यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ वेज, यहाँ डैश, यहाँ वेज हो, यानी हर चीज एक दूसरे के जस्ट अपोज रहे, इसका वेज उसका डैश, इसका डैश उसका वेज, इसका डैश उसका वेज, तो बेटा इसमें भी COS प्रेजेंट हो सकती है। एक तो तीनों वेज और तीनों डैश चल जाएगा, एक वेज के सामने डैश हुआ, वेज इधर डैश उधर वेज डैश, कहीं से भी चले जाओ। गेमेक्सिन के अंदर सेंटर सिमेट्री की तैयारी बेटा इस समय दो ही आनी चाहिए इस कहानी के हिसाब से, और कोई बचा तो नहीं है। तीन वेज तीन डैश कर लिया है, या इसके तीन वेज और उसके दो डैश वो भी सही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से और कोई सेंटर सिमेट्री में तो नहीं आ रहा। भी ऑल 1 नहीं, 1 2 नहीं, 1 3 नहीं, 1 4 नहीं,
कि 1 2 5 वाले फंडा अगर आपको याद हो तो भैया इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 2 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पूछा तो बेटा ये जो ऊपर दिख रहा है ना, इसको आप वेज कर सकते हो, इसको डैश कर सकते हो, इसको वेज कर सकते हो, इसको डैश कर सकते हो, इसको वेज कर सकते हो, डैश कर सकते हो, वेज कर सकते हो, डैश कर सकते हो। क्या पूछा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बेटा मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ से चीर के रख दो तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ चीर के रख दो तब भी शायद पॉसिबल नहीं है इस कहानी में, या क्योंकि काटने पर इधर मिथाइल आ रहा है, इधर एफ आ रहा है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ सकते। या एक्सिस भी नहीं आएगी, बिकॉज C1 के से कुछ आप किसी को भी घुमाओगे तो सील की जगह एफ आएगा, तो चला हुआ नहीं। पर सेंटर सिमेट्री यस, ये जरूर आ सकती है। यहाँ से जितना मिथाइल आप इतना मिथाइल डाउन, जितना सील आप उतना सील डाउन। देखो इस कहानी के अंदर क्या अवेलेबल है? सेंटर सिमेट्री अवेलेबल है। कौन सा कन्फर्म है 1 2 जिसमें सेंटर सिमेट्री या टाइम पास क्वेश्चन, दोनों सील सेम साइड नहीं आ सकती। ये रहा, देखो शायद जैसा जैसा था वैसा का वैसा बराबर मिल रहा है, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पंगा क्या है? जितनी दूरी पर सील उतनी दूरी पर नीचे नहीं है। यहाँ पंगा क्या है? जितनी दूरी पर सील, दूरी पर सील तो अवेलेबल है, पर जितनी दूरी पर एच उतनी दूरी पर वहाँ एच अवेलेबल नहीं है ना। क्योंकि आपको बता दूं, ये आपका वेज, ये आपका डैश, ये प्लेन में, और ये आपका वेज है, ये आपका डैश है। रूल कहता है कि जितना इधर उतना उधर होना चाहिए। तो बेटे का इस कहानी में केवल बॉम्बे आंसर के रूप में आ सकता है। अगला आपसे पूछा है एन ब्यूटेन हैज ए प्लेनोसिमेट्री द गिवन कंपाउंड, गिवन फॉर्म में प्लेनोसिमेट्री। बेटा इस समय ये आपका वेज है, ये आपका डैश है, ये आपका वेज है, ये आपका डैश, नहीं ला सकता। पर अगर ये वेज और डैश सेम हो जाए, ये वेज और डैश सेम आ जाए, तो मैं मोल के प्लेन नहीं ला सकता ऐसे करके। इसको तो चीर के रख दो, पूरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये कि यहाँ भी एच एच है, यहाँ भी एच एच है, और यहाँ पे CH3 है। तो भैया सीधे नमस्ते कर दो, कौन दिमाग लगा रहा है। यहाँ सीधे वर्टिकल प्लेनोसिमेट्री, बिकॉज मिथाइल के सामने बराबर मिथाइल नजर भी आ रहा है, और यहाँ पे तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, बिकॉज मिथाइल के सामने यहाँ पे एच खड़ा होगी दूर से, और या फिर बहुत दूर से खड़ा हुआ। तो टेक्निकली आपको पूछा गया था कि किसमें प्लेनोसिमेट्री पॉसिबल हो सकती है। तो टेक्निकली आपके पास में ऑप्शन आ रहा है 2 और 3, यानी आपका आंसर शायद बॉम्बे आना चाहिए, बिकॉज बॉम्बे में आप इसको बोल सकते हो, देख सकते वर्टिकल पीओएस, इस कहानी को बोल सकते हो मोल पेन पीओएस, जिसको आप आसानी से आंसर के रूप में यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो भैया इसमें तो बहुत सारी 2 पीओएस हैं, इसमें चीर के रख दो, एक ही पीओएस है। यहाँ फंस गए, बिकॉज ये डैश आ रहा है और ये वेज आ रहा है। हमने पढ़ रखा है कि इस कंपाउंड में पीओएस नहीं है, और जिसमें पीओएस नहीं होता वही कायरल होता है, वही अनसिमेट्रिकल होता है, वही इनएंशियोमर के रूप में यूज होता है। और यहाँ पे ये दोनों रास्ते सेम है, तो ये तो पीओएस कंफर्म है ही। डज नॉट कंटेंट पूछा तो पक्का आपका आंसर सी आना चाहिए, बिकॉज इसमें किसी भी तरीके से पीओएस पॉसिबल नहीं है। अगला पूछा आपसे, बता इसमें से किसमें प्लेनोसिमेट्री अवेलेबल। तो बेटा यहाँ पे वेज, यहाँ पर अगर वेज हो तो मैं मान सकता हूँ कि प्लेनोसिमेट्री अवेलेबल है, पर अगर ये डैश और ये वेज है तो मैं बोलूँगा कि कहीं भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी प्लेनोसिमेट्री आ सकती है ऐसे, या यहाँ पे पॉसिबल नहीं, बिकॉज आप ऐसे तो काट नहीं सकते, काटोगे तो जितना उधर तो उतना उधर तो आ ही नहीं पाएगा इस कहानी के लिए। या देखो आपका आंसर ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। आंसर को चेक करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे दोनों जो दे रखे हैं वेज वेज जो गलत दे रखे हो, एक को वेज कर सकते, एक को डैश कर सकते हो। तो प्लेनर सिमेट्री सी में आ रही है, बिकॉज जितनी दूरी पर इधर उतनी दूरी पर उधर सब कुछ एकदम बराबर सेट होकर आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन की स्क्रीन पर इस तरह से अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव प्लेनर सिमेट्री इन एनी कन्फर्मेशन, किसी भी हाल में प्लेनर सिमेट्री ना आ जाए किसी भी कन्फर्मेशन। तो बेटा ये जो ऑप्शन के सामने अवेलेबल है ये तो आप आसानी से कर ही सकते हो, इसमें तो पीओस आ ही जाएगी, क्योंकि हमने अलग अलग मोड इसके बता ही रखे हैं मेरे आपसे। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड इसको यहाँ बना सकते हो, यहाँ पे पीओस ला सकते हो, तो भैया यहाँ भी पंगा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ जाने पर कुछ और, यहाँ जाने पर कुछ और, यहाँ जाने पर कुछ और, यहाँ जाने पर कुछ और। तो बेटा ये तो अलग मोड हो गया ना। डेक्सवा में से बोलूँगी इस कंपाउंड में प्लेनर सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 2 का सेंटर, और ध्यान से देखो पीओस नहीं आ रही, यहाँ पे शायद सीओएस आ रही है। बात तो एक जैसी है बेटा, ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। पक्का थर्ड ऐसा एग्जाम्पल है जिसके दोनों रास्ते लगभग सेम है, तो वहाँ पे प्लेनोसिमेट्री आ सकती है। अगेन
आपसे पूछा है C2 एक्सिस सिमेट्री कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है इस कहानी के अंदर। तो भैया आपको बता दो C2 एक्सिस सिमेट्री का मतलब था कि आपको इसको उसके एलोंग घुमाना है। आप सोचो अगर आप इसको घुमाओगे तो वेज का डैश का वेज होता है, यहाँ तो दोनों डैश है तो वेज तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में सेकंड के अंदर अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है और आपको कोई बोले कि यार आप इससे ये बना सकते हो बेटा, कागज में तो बना सकते हो पर टेक्निकली ये वो आपको अलाउ नहीं करने देगा। ये समझदार ये है कि इस कहानी में भी C2 नहीं हो सकता। यहाँ हो सकता है, यस हो सकता है कि ये वेज ये वेज ये ओ ये हो, तो ये इधर से इधर ये इधर से ये अलाउ करूंगा। और ये जो झोपड़ी दे रखी है इसके अलोंग भी मैं घुमा सकता हूँ, ये भी C2 होगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ। आप इन दो के अलोंग आंसर दे सकते हो। अगला पूछा जिसमें C2 भी होना चाहिए और C3 भी होना चाहिए। अब C3 होते आपके दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए यार हमें चाहिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो बेटा यहाँ ट्रायंगल नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल और यहीं C2 हो सकता है। यहाँ पे भी ट्रायंगल तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे तीनों sp2 अलग अलग है। BF3 वाला अलाउ कर पाऊंगा क्योंकि इस कहानी के अंदर आपके पास तो BF3 अवेलेबल है। ये ऑप्शन के लोग आंसर दे सकते हो और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो इसमें अलाउ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज फ्यूचर में C3 तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास C3 वाला ऑप्शन केवल सेकेंड और फोर्थ अवेलेबल है। तो सेकेंड और फोर्थ के हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे C आना चाहिए। और अगला क्वेश्चन की स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से अवेलेबल है। क्या पूछा है इस कंपाउंड में क्या अवेलेबल। तो बेटा देखो यहाँ आपको शायद प्लेनोसिमेट्री की फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली COD अवेलेबल है, COD अवेलेबल है। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दूं इस कहानी में C2 अवेलेबल हो सकता है और यहाँ पे भी डेली मतलब ये आपका BOD अवेलेबल है। इस कहानी में ये इधर से इधर ये इधर से इधर COS आ रही है तो बेटा यहाँ पे A ऑप्शन आ जाएगा। और इस कहानी में POS नहीं आ रही, COS नहीं आ रही पर C2 आ सकता है बॉम्बे के साथ। अब आपको सारे कॉम्बिनेशन सेट करते हुए आंसर देना है। तो भैया यहाँ पे C आ रहा है क्योंकि ऑप्शन 3 यहाँ दिख रहा है, फिर अगले का D ये भी दिख रहा है, फिर अगले का 1 वो भी दिख रहा है, उससे बाद 2 तो आपका आंसर आगरा आना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट तक। इसके बाद अगला पार्ट नंबर 4 में करेंगे। ओके आज के लिए बस इतना सा, बाय बाय।